तो बच्चों देखिए, आज का जो हिंदी में पहला प्रश्न है कि संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। इसमें सभी में निशान लगे हुए हैं क्योंकि ये प्रश्न पत्र किसी बच्चे का है जिन्होंने की ये परीक्षा दी होगी। और आप देख रहे होंगे कि व्यंजन से संबंधित बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक वर्ष आप देख रहे होंगे कि व्यंजन से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो इसमें है जो पहला प्रश्न है आज का कि संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन क्या होगा। संयुक्त व्यंजन आपको मालूम है, संयुक्त व्यंजन हमारे होते हैं अक्ष, त्र, ज्ञ और स। ये हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो इसमें आप देखेंगे संयुक्त व्यंजन हमारा डी वाला जो विकल्प है ये बिल्कुल सही है। प्रश्न 2 देखिएगा। प्रश्न 2 है कि तालु की सहायता से उच्चारित होने वाला वर्ण समूह क्या है। तालु की सहायता से उच्चारित होने वाला वर्ण समूह है छ, ज, झ और अ। ये हमारे तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं। और हम देखेंगे कि इसमें नहीं है, ठीक है, इसमें भी नहीं है। और आप देखेंगे कि चौ, छ, जौ, चौ, झ, ये हमारे इसमें है। ये वाला विकल्प सही है। अगला आपको देखना है कि निम्न में से शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द, शुद्ध और अशुद्ध की जानकारी आप खूब लीजिएगा, खूब प्रैक्टिस कीजिएगा कि शब्दों को लिखे हुए पढ़ोगे तो तभी होगा। देखिए, आसान आसान होता है, गलत है। संसारिक सांसारिक होता है। अभिमान, भौ पे छोटी की मात्रा होती है। तो तिथि जो सही ऑप्शन इसमें होगा, सही ऑप्शन है आपका तिथि, ये सही है। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर भेद हैं। किसके भेद हैं? स्वर के, व्यंजन के, विसर्ग के और शब्द के। तो सभी को मालूम है कि ह्रस्व स्वर के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो इसका उत्तर ये सही होगा। शाबाश, बहुत बच्चे बिल्कुल सही दे रहे हैं। अगला देखिएगा, प्रश्न 5 है कि वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित एवं या क्रमबद्ध, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। या आप बार बार देखते हैं, शब्दों के क्रमबद्ध समूह को हम वाक्य कहते हैं। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है, आपको आदि का विलोम बताना है कि आदि शब्द का विलोम क्या होगा। आदि का विलोम आपको बताना है आरंभ, आरंभ, इत्यादि, अधिक और अंत। तो आदि का विलोम होगा इत्यादि, ठीक है। अगला देखिएगा, नहीं, आदि का होगा अंत, सॉरी, आदि का विलोम होगा आपका अंत, आदि का विलोम अंत, ठीक है। अगला देखिएगा कि एक संख्या का बोध कराने वाले कहलाते हैं। संख्या का बोध कराने वाले को वचन कहते हैं। एक से अधिक संख्या का बोध कराने वाले को बहुवचन कहते हैं, न्यून वचन और एक वचन। तो एक संख्या का बोध कराने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। और 4 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही। कई बच्चे हमारे बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। और हिंदी में अब आप देख रहे होंगे कि आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी होगी और आपको हिंदी का पेपर बहुत सरल लग रहा होगा। और सरल लगेगा, आप तैयारी करते जाएं। देखिएगा, जो किसी शब्द के पूर्व में लगकर शब्द के अर्थ को बदल देते हैं उसे कहते हैं कि जो, आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि जो किसी शब्द के पूर्व में लगकर शब्द के अर्थ को बदल देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं उपसर्ग। उसे हम उपसर्ग कहते हैं। यदि उपसर्ग शब्द के आगे लगता है तो उस शब्द का अर्थ बदल जाता है। और शब्द के आगे लगने वाले को उपसर्ग कहोगे और शब्द के पीछे जो लगते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। देखिए बच्चों, मैं बार बार आपको तैयारी करा रहा हूं और आपसे कह रहा हूं कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को आप याद कीजिए। जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका कोई शत्रु ना हो, शत्रु ना पैदा हुआ हो, कहलाता है, उसे क्या कहेंगे हम? अजात शत्रु। ये हमारा सही होगा, अजात शत्रु। देखिए, 1 घंटे के अंदर मुझे आपका ये पेपर सॉल्व कराना है। तो आप अपने उत्तर दीजिए और फटाफट मैं भी यहाँ पे आपको बताता हूँ कि प्रश्न 10 है कि निम्न में पुल्लिंग शब्द है, निम्न में पुल्लिंग शब्द है गंगा, कृष्णा, गोदावरी, अरावली। और देखिए, गंगा, कृष्णा, गोदावरी ये नदियों के नाम है, ठीक है, ये नदियों के नाम है। और नदियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। और अरावली जो है ये पर्वत का नाम है, ये एक पर्वत है, पर्वत की श्रृंखला है। तो पर्वतों का नाम हमेशा पुल्लिंग में लिया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा डी वाला है, अरावली। दीजिए, प्रश्न 11 का उत्तर दीजिए आप कि बीते हुए समय का ज्ञान कराता है। बीते हुए समय का ज्ञान कराता है, कौन कराता है? बीते हुए समय का ज्ञान भूतकाल कराता है, वर्तमान काल चल रहे समय का कराता है, और भविष्य काल आने वाले का कराता है, और तत्काल का मतलब होता है तुरंत। तो इसमें जो आपका आएगा, बीते हुए समय का ज्ञान भूतकाल कराता है। अगला देखिए, क्रिया करने वाले को कहते हैं।
क्रिया करने वाले को कहते हैं संज्ञा, क्रिया विशेषण, कर्ता और सकर्मक क्रिया। तो क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं, कि जो कार्य करता है उसको हम कर्ता कहते हैं। जल्दी जल्दी मैं आपको करा रहा हूँ। 13वां प्रश्न है, अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है। मुहावरे बहुत आ रहे हैं, और अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है एकमात्र सहारा। ये इसका सही उत्तर होगा, एकमात्र सहारा। प्रश्न 14 को देखिएगा कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य, देखिए आज ही सुबह मैंने आपको ये बताया है और आपने देख रहे हैं कि उसी से प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि एक जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे क्या कहते हैं। और बच्चों इसका उत्तर आपको देखना है कि सरल वाक्य कहते हैं, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, और या इनमें से कोई नहीं। तो 14 का उत्तर जो आएगा कि उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। आप जानते होंगे, लेकिन आपके उत्तर लेट आ रहे हैं तो मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। अगला देखिएगा कि सबसे नीति अच्छी है ईमानदारी, इस वाक्य का सही पद क्रम है। मतलब ये जो सबसे नीति अच्छी है ईमानदारी, इसको आपने सही रूप में शब्दों को सही क्रम पे लगाना है। तो देखिए नीति सबसे अच्छी है ईमानदारी, ये बिल्कुल गलत लग रहा है। अच्छी है सबसे ईमानदारी नीति, ये भी अच्छा नहीं लग रहा है। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ये बिल्कुल सही लग रहा है। और ईमानदारी नीति अच्छी है सबसे, ये भी गलत लग रहा है। तो इसका हमारा सी वाला उत्तर सही होगा। अगला दीजिएगा, प्रश्न है कि क्या है, वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को कहते हैं। वर्णों के मेल से बने सार्थक, यह देखिए वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को कहते हैं। उसे क्या कहेंगे भाई बच्चों? इसे हम कहते हैं शब्द। शब्द का सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो इसका 16 का शब्द होगा। पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं, इसे हम लिंग कहते हैं। एक निश्चित अर्थ वाले शब्द कहलाते हैं, ठीक है, जिनका कि एक निश्चित अर्थ होता है। कई अनेक अर्थ वाले शब्द भी होते हैं जिनके एक से ज्यादा अर्थ निकलते हैं। जैसे मैंने कहा सोना, सोना एक सोना होता है, जैसे हम रात को सोते हैं, और एक सोना धातु होता है, ठीक है। ऐसे ही एक निश्चित अर्थ वाले शब्द को आप एकार्थी कहते हैं, एक अर्थ वाला। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह है, डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। ये आपको सभी को आते हैं। सूर्योदय का संधि विच्छेद है, सूर्योदय का संधि विच्छेद है सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय, ये सूर्योदय का संधि विच्छेद है। देखिए 20 प्रश्न आपके हिंदी के हो चुके हैं। और अगला जो इसमें आता है वो एक पैराग्राफ आता है, और पैराग्राफ उसमें 5 प्रश्न आते हैं, और वे 5 प्रश्न आपको उनमें से उसी में से उत्तर छांटने होते हैं कि उपयुक्त गद्यांश से जो निम्नलिखित गद्यांश, ये शायद आपको सही से नहीं दिखाई दे रहा है। निराशा मनुष्य के लिए अभिशाप है, जो मनुष्य को अकर्मणीय, निष्क्रिय और आलसी बनाती है। मनुष्य संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। अगर कोई पूछे मनुष्य संसार का कैसा प्राणी है, तो सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। उक्त मनुष्य को प्रतिकूल परिस्थितियों में आशावादी और संघर्षशील बनकर जीना चाहिए। एक नन्ही चींटी को चावल का दाना ले जाते हुए देखिए, उसके सामने तिनका डालकर उसका रास्ता रोकने या दाना छीनने का प्रयास कीजिए, फिर देखिए वह कैसे छटपटाती है, एक दाने के लिए कैसे और कितना संघर्ष करती है। जब तक संघर्ष से मुंह ना मोड़ेगी, जब तक वह दाना प्राप्त कर उसे अपने स्थान पर ले जाने में सफल न हो। ये चींटी की एक संघर्ष के बारे में एक पैराग्राफ दिया गया है, बहुत बेहतर। आपने देखा होगा कि नन्ही सी चींटी को देखो हर पर चलती जाती है, ये कविता भी है। तो बच्चों यह है कि उपयुक्त गद्यांश में किसे अभिशाप कहा गया है। तो पैराग्राफ में आपने देखा होगा किसको कहा है, निराशा को कहा गया है, निराशा को। अगला है मनुष्य को प्रतिकूल परिस्थिति में कैसा जीना चाहिए। मनुष्य को प्रतिकूल में आशावादी और संघर्षशील बनकर, अभी आपने देखा कि आशावादी और संघर्षशील बनकर जीना चाहिए। नन्ही चींटी का दाना छीनने पर वह क्या करती है। अभी मैंने आपको पढ़ के बताया कि अगर नन्ही चींटी का आप रास्ता रोकोगे दाना छीनने को, तो वह क्या करती है, दाना प्राप्त करने के लिए संघर्ष करती है, और तब तक संघर्ष करती है जब तक वह उसको प्राप्त न कर ले। यह आ गया। और अगला देखिएगा कि गद्यांश में आए संसार शब्द का, गद्यांश में आए संसार शब्द का पर्यायवाची नहीं है। जग, जग माने संसार होता है, दुनिया माने संसार होता है, विश्व माने संसार होता है, और देश माने एक देश होता है। तो देश जो है वो संसार का पर्यायवाची नहीं है। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है, तो इसका है कि निराशा। आप निराश नहीं होना चाहिए, कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, हमेशा आशावादी होना चाहिए, ठीक है, संघर्ष करते रहना चाहिए। तो बच्चों ये आपके पास हिंदी के 25 प्रश्न थे, और 25 प्रश्नों में आपने देखा होगा कि कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है कि जो हमारे द्वारा आपको बताया नहीं गया होगा, सभी बच्चे देख रहे होंगे। तो इसलिए हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि आप तैयारी कीजिए। देखिए अगला प्रश्न है गणित का। गणित के 25 प्रश्न आते हैं, भागों से संबंधित है। सबसे पहले हमारा भाग है, सबसे पहले इसमें भाग है, 6 का भाग 6 में दोगे तो 1 आ गया। बाकी ये हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है, ये हमारा सॉल्व हो गया। तो धन 6 × 6 - 1, आपको पता है आप गुणा करेंगे तो 1 धन 6 × 36
6 छके 36 ऋण 6 प्लस प्लस को जोड़ेंगे, इसके आगे कोई चीज़ नहीं है तो ये जुड़ गया, ये 37 हो गया, 37 में से 6 गया तो ये आ गया 31। तो इसमें ये वाला ऑप्शन आपका सही है। बहुत गणित के भी बहुत सरल सरल प्रश्न इसमें आते हैं, बशर्ते आप उसकी तैयारी कीजिए। अब देखिए कितना बढ़िया प्रश्न आया है, सभी को आता होगा कि 7 के ये जो संख्या दी है 4,87,623 में 7 के स्थानीय मान और अंकित मान का आपको अंतर बताना है। तो देखिए 7 के स्थानीय मान और अंकित मान, 7 का जो स्थानीय मान है, 7 का स्थानीय मान क्या होगा, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, हजार में ये है तो हजार का 7 गुणा 1000, हजारवें स्थान में है तो 7000 हो गया। और अंकित मान क्या होता है, संख्या का वही अंकित मान होता है जो वो होती है। घटा दीजिएगा, अंतर पूछा है आपने, 10 में से 7 गया 3, 9, 9, 6। तो इसका जो सही उत्तर आएगा हमारा 6, 9, 9, 3, ये वाला उत्तर इसका सही है। देखते जाइए कितने सरल प्रश्न आ रहे हैं। 16, 24 का महत्तम समार्थक एचसीएफ आपको निकालना है तो आप निकाल सकते हैं, मैं आपको निकालता हूँ, सभी को आता है लेकिन मैं निकाल देता हूँ। 16 का भाग हमने 24 में दे दिया, 16 एकम 16 घटा दिया 8, और 8 का भाग हम इसमें देंगे 16 में, 16 दूनी, और पूरा पूरा भाग चला गया, जिसका भाग पूरा पूरा जाता है ये हमारा मौसो हो गया। तो इसका जो मौसो आएगा, मौसो बराबर 8, ये उत्तर आना है इसका। जल्दी जल्दी मैं आपको करा रहा हूँ और आप इसको तुरंत करिए। देखिए ये भी इसमें भाग का चिन्ह है, यहाँ भी भाग का चिन्ह है, तो हम क्या करते हैं, इनको विषम भिन्न में बदल देते हैं। 3 एकम 3 और 1 4 बट्टा 3 भाग 2 एकम 2 और 1 3 बट्टा 2 भाग 9 एकम 9 और 1 10 बट्टा 9। भिन्नों का भाग हो गया, भिन्नों का भाग आपको पता है कि भाग देने वाली संख्या का व्युत्क्रम, भिन्न का व्युत्क्रम कर देते हैं तो ये 2 बट्टा 3 हो जाएगा, फिर भाग, फिर ये 9 बट्टा 10 हो जाएगा। ठीक है, 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 3 से ये कट गया, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अब देखिए 4 को 1 से गुणा करा तो 4, ठीक है, और नीचे 5 है तो 5, तो हमारा उत्तर आएगा इसका 4 बट्टा 5। तो 4 बट्टा 5 का विकल्प हमारा ये है। तो सभी बच्चों को लग रहा होगा कि बहुत सरल पेपर आ रहा है, कि इस बार का तो बहुत सरल पेपर आया, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हमेशा ही पेपर सरल आता है। यदि आपको आता है तो आप सरल उसको समझेंगे, नहीं आता है तो वो प्रश्न कठिन है। 720 का भाज्य गुणनखंड सभी को आते हैं। 720 का भाज्य गुणनखंड मैं बता देता हूँ, 2 से करेंगे 2 तियाँ 6, 2 छक्के 12, 0, 2 से करेंगे ये हो जाएगा 180, 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 90, 2 से करेंगे ये हो जाएगा 45, 2 से करेंगे, 2 से नहीं होगा 3 से होगा, 3 से करेंगे तो 15, 3 से करेंगे तो 5, और 5 से करोगे तो 1। अब देख लेते हैं 2 3 4, 4 दो इकाई में है। देखिएगा कि निम्नलिखित में अधिवर्ष या लीप वर्ष, ये प्रश्न बहुत आता है। लीप वर्ष के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि जिस वर्ष में 4 का भाग पूरा पूरा जाता हो उसे हम लीप वर्ष कहते हैं। इसमें दीजिएगा जाता नहीं जाता, भागा आपको पूरा देने की जरूरत नहीं है। 4 का विभाजित का नियम आपको मालूम है कि 4 का विभाजित दहाई और इकाई के स्थान में यदि 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो वो संख्या, अब 4 पंजे 20, एक शेष बच रहा है, नहीं जाता है, नहीं होगा। 4 का भागा 22 में 2, 4 पंजे 20, 2 बच रहा है, नहीं जा रहा है। 4 का भाग 4 पंजे 20, इसमें जा रहा है पूरा पूरा, और 23 में नहीं जाता है। तो बिल्कुल आपको मालूम होना चाहिए कि लीप वर्ष हमारा 2020 होगा। और कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि लीप वर्ष में कितने, फरवरी के कितने दिन होते हैं, या लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 366 होते हैं, या लीप वर्ष का 1/4, 1/5, कुछ भी पूछा जा सकता है। लीप वर्ष की जानकारी बहुत बढ़िया तरीके से, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, गणित आप देखिएगा कि कोई भी प्रश्न अगर आपको इसमें से ऐसा है कि नहीं कराया होगा तो आप हमसे कह सकते हैं। अगला है वृत्त की परिधि का मान होता है, वृत्त की परिधि का मान 2 पाई, आपको मालूम है 2 पाई r, तो ये हमारा इसका सही होगा। तो बच्चों ये आपको ध्यान होना चाहिए सारे के सारे। तो क्या हो गया ये, चलिए अब देखिए अगला, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का, आपको मालूम है कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत होगा, औसत आपको निकालना है, औसत का सूत्र आपको मालूम होना चाहिए। अगर औसत निकालने का सूत्र आता है तो समझ लिया सवाल को कर सकते हैं, नहीं तो क्या है, प्रथम 10 प्राकृत संख्या आप करेंगे 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 6 धन 7 धन 8 धन 9 धन 10, इन्हें आप जोड़ोगे। ठीक है, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत पूछ रहा है, फिर आप उसमें 10 का भाग दोगे। ठीक है, अधिकांश बच्चों को हमारा सूत्र आता है, तो n ब्रैकेट n प्लस 1, n ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन 2। अब देखिए n है, प्रथम 10 बोला है, 10 10 धन 1 बट्टा 2, आपको पता है अब क्या हो जाएगा, 10 गुणा ये 11 हो गया बट्टा 2, 2 से ये कट गया 5, और 11 पंजे 55। ये हमारा क्या का सूत्र आ गया, प्राकृत संख्याओं का योग निकल गया, और योग 55 आ गया, तो इसमें आपने 10 का भाग दे दिया तो 5.5, ये आपका इसका उत्तर आ जाएगा। तो 5.5 इसमें कहाँ पे है, 5.5 ये आ जाएगा। अगला देखिएगा 92, अच्छा 35 वाला सवाल है कि 92 का रोमन संख्या, रोमन संख्या से बच्चों एक प्रश्न अवश्य आता है, और हमें नहीं लगता है कि आप कोई बच्चा इसको गलत करेगा। ठीक है, सभी बच्चों का 5.5 इसका उत्तर आ रहा है, तो सही है। और अगला देखिएगा कि रोमन अंक लिखने के लिए आपको तरीका मालूम होना चाहिए। ठीक है, कि 92 को रोमन अंक में कैसे लिखते हैं। सी आपको पता है पहले 90 होता है, 90 धन 2 बराबर 92, तो हमको पहले 90 लिखना आना चाहिए, 100 ऋण 10 बराबर 90 हो गया। 2 लिखना सबको आता है, अगर ये कहीं पे है तो यही विकल्प सही होगा, ये बिल्कुल सही है।
ठीक है भाई, कई बच्चे तो बहुत लिख के भी भेज दे रहे हैं, हमसे फास्ट आप लोग काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। सभी बच्चों के उत्तर सही आ रहे हैं, इसलिए मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, और जल्दी से कक्षा भी समाप्त करनी है, इसलिए फटाफट आप इसको कीजिए। अगला है तापमान मापने की इकाई होती है। तापमान, तापमान को कैसे नापा जाता है, आता होगा आप सभी को। तो तापमान हमेशा, कोई बच्चा बता सकता है मुझे तापमान काय पे नापा जाता है? आप लिख के भेजिएगा। ऑप्शन 2, इससे ये नहीं लग रहा है कि ऑप्शन 2 पहले वाले का है या 35 वाले का है या 36 का है। मुझे 36 का उत्तर आपसे चाहिए कि तापमान मापने की इकाई होती है। ठीक है, प्रियांशी लिख रही है डिग्री सेल्सियस। तो ठीक है बच्चों, तापमान मापने की जो होती इकाई है यहाँ पे डिग्री सेल्सियस होगी। ठीक है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, इसमें तापमान मापे जाते हैं। अब आपके पास गणित के कुछ प्रश्न ऐसे आ रहे हैं कि जिनका बहुत अभ्यास आपको बार बार यहाँ पे कराया जाता है कि एक विद्यार्थी ने 7, अच्छा, तो चलिए मुझे आपको इसका उत्तर आपको लिख के भेजना है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या आ रहा है। थोड़ा समय ले लेते हैं और फिर आगे हम जल्दी जल्दी आपको बताएंगे कि इस प्रश्न को आप क्या करेंगे, कैसे करके सॉल्व करोगे। इसका उत्तर आप मुझे भेजिए, फिर मैं सॉल्व कराता हूँ। प्रश्न 37 को आप करके भेजिएगा कि कैसे हम इसको करेंगे। कितना आपका उत्तर आ रहा है और किस तरीके से, कौन सी मेथड से आप इसको कर रहे हैं। और मैं बच्चों इसलिए वेट कर रहा हूँ कि मैं जानना चाहता हूँ कि आप किस तरह से तैयारी को कर रहे हैं। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि कोई भी प्रश्न अभी तक ऐसा नहीं आया, चाहे वो हिंदी में हो और चाहे गणित सब्जेक्ट में हो, कि जो आपको नहीं करा हो या आता ना हो। 65,124, मनन शर्मा लिख रहे हैं 65,124, और मयंक नेगी 65,124, सरस पत्नी 65,124। तो ठीक है बच्चों, देखिए इसको करने के लिए वो बोलता है कि 7,236 को 56 से गुणा करना था, लेकिन उसने 65 से गुणा कर दिया। अब बोला है कि कितना अंतर हो गया, कितने की मिस्टेक हो गई, उत्तर में कितना गलत हो गया। अब देखिए, या तो आप इसको करें 7,236 गुणा 56, जो भी उत्तर आपका आया होगा, फिर 7,236 गुणा 65, जो उत्तर आएगा ये बड़ा है तो इसमें से आप इसको घटा दोगे, तो आपका आ रहा होगा 65,124। ठीक है, जो आपने निकाला है। मैंने इसलिए कह रहा हूँ कि अधिकांश बच्चे 65,124 ही लिख रहे हैं। अब देखिए, इसको और सरल करने के लिए हम सीधे से करेंगे कि 56 और 65, यही तो मिस्टेक हुई है, ये संख्या तो यही है। तो 65 में से 56 को घटा दोगे, 5, 5 में से 15, 15 में से 6 9, 9 का फर्क हो रहा है, यानी कि 9 उसने ज्यादा से गुणा कर दिया। तो आप 7,236 को 9 से गुणा कर दोगे। 9 छक्के 54 का 5, 9 तियां 27 और 5 32 का 3, 9 दूनी 18 और 3 21, हासिल 2, 9 सत्ते 63 और 2 65। ये उसकी गलती हो गई और ये ऑप्शन हमें दिख रहा है 65,124, जो कि आपने सही करा। तो कोई भी मेथड आपने लगाया लेकिन उत्तर सही निकाला, तो बिल्कुल सही है। अगला है कि एक त्रिभुज के कोण 1:2:3 के अनुपात में है, कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हमको ये नहीं देखना है, सबसे पहले हमको ये निकालना है। निकालना आपको आता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। अनुपाती भागों का योग, क्योंकि ये कुल कुल कोणों का योग है 180, तो नीचे भी अनुपाती भागों का योग आ जाएगा, 2 और 1 3 और 3 6। अब हम निकाल रहे हैं पहला। ठीक है, सी उत्तर आप दे रहे हैं लेकिन मैं निकाल लेता हूँ 6। तो देखिए 6 तियां 18, 30 31 30, एक तो 30 होगा। दूसरा होगा 180 का 6 गुणा 2, तो ये 30 ही आएगा, 30 दूनी 60, ये 60 अंश आ जाएगा। और यह 180 का 6 गुणा दूसरा अनुपात है जिसका 3 का निकालना है, 6 तियां 18, 30 और 30 तियां 90, 30 अंश, 60 अंश और 90 अंश अगर कहीं है तो ठीक है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ऐसा प्रश्न एक अवश्य आ जाता है। दो संख्याओं का महत्तम, दो अभाज्य संख्या का एचसीएफ यानी मौसो क्या होता है, मैं लिख देता हूं। दो अभाज्य संख्या एक 5 है और एक 17 है। अगर इनका निकालोगे तो इनका अभाज्य 1 आएगा। यदि एक अभाज्य 3 हो गई, ठीक है, दूसरी अभाज्य 2 हो गई, इनका निकालोगे तो 1 आएगा। निकाल के देख लीजिएगा। तो इससे ये होता है कि दो अभाज्य संख्याओं का मौसो महत्तम समावर्त 1 होता है। यह आपको याद होना चाहिए और ये टाइम सेविंग, ये आपका टाइम की बचत करेंगे यदि आपको मालूम है तो। चलिए अगला देखिएगा। अगला आप देखिएगा, मैं समय कम होने के कारण जल्दी जल्दी इसको करा रहा हूँ। अगला है 144 का 3/4वां भाग, 96 के 2/3 भाग से कितना अधिक है। अब निकालना पड़ेगा आपको। पहले देखिए 144 का, 144 का माने गुणा 3/4 कितना होता है, 4 से काट दीजिए, 4 तियां 12 बचा 2, 24 हो गया। 4 छक्के 24 और 6 6 6 तियां
18 हासिल 1, 3 3 9 और 1 10। ये जो है ये तो भैया आ गया हमारा 108। अब 96 के 2/3, 96 का 2/3 निकालिए आप। 3 से पूरा पूरा जाएगा, 3 3 9 और 3 दूनी 6, 32 दूनी 64। ये आ गया भाई दोनों का। इसका 3/4 हमारा आ गया 108 और इसका 96 का 2/3 आ गया 64। बोला भाग कितना अधिक है ये, यानी कि 108 64 से कितना अधिक है, निकालने के लिए आप घटा दोगे। 8 में से 4 गया 4 और 10 में से 4 गया 6, 64। 64 क्या बोला है इसने, आप 44 कह रहे हैं और मैं 64 में कहीं गलत हूँ, देख लेता हूँ मैं। देखिए 144 का 3/4 हमने निकाला 108, ठीक है। अच्छा ठीक, मैंने कुछ गलती कर दी बच्चों। अब क्या गलती कर दी घटाने में गलती कर दी। 8 में से 4 गया 4, ठीक है। और 10 में से 6 गया तो 4 आएगा, यहाँ पे 44 आएगा और 44 उत्तर हमारा बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब आप साथ में प्रश्न को कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। प्रश्न को करिए क्योंकि इतना समय हो रहा है। यह 17/25 को प्रतिशत में व्यक्त कीजिए, यानी कि ये भिन्न है। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, ये भिन्न है और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से आप गुणा कर दोगे। 25 चक्को 100 और 17 चक्को 68, 68%। तो है 68%, बिल्कुल सही है 68%। अब देखिए बच्चों अगला प्रश्न है। तो अब देखिए कल कक्षा में आपसे मैं पूछूंगा कि कौन सा प्रश्न इसमें ऐसा था जो आपको नहीं आया। नहीं आने का मतलब कि 25 में से 25 नंबर आपके आने चाहिए अगर आप सही ढंग से पढ़ाई करोगे तो। और आपके अगर गणित में 25 में से 25, हिंदी में 25 से 25 और मानसिक योग्यता 50 में से 50 आते हैं तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, पास होने से कोई नहीं रोक सकता। अगला देखिएगा कि 11 और 21 के लिए कौन सा कथन सही है। अब कथन को हमने पढ़ना है कि क्या लिखा गया है। दोनों विभाज्य संख्या है तो नहीं है, एक है भाज्य संख्या लेकिन दूसरी नहीं है, ये गलत है। दोनों सम संख्या है, सम संख्या तो एक भी नहीं है। दोनों सहभाज्य संख्या हैं, ये मुझे नहीं मालूम, पहले हम और को देख लेते हैं। वो बोलता है दोनों 3 के गुणज हैं, तो 3 के गुणज केवल 21 है, 11 नहीं है। तो बचता है हम पे दोनों सहअभाज्य संख्या हैं। और सहअभाज्य के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि जिन दो संख्याओं का मौसो एक होता है, आप 11 और 21 का यदि आप मौसो निकालेंगे और मौसो यदि इनका मौसो बराबर अगर एक आ रहा है तो ये हमारी क्या होंगी, सहअभाज्य संख्या होगी। तो इसका सी वाला है क्योंकि इनका मौसो एक आएगा। क्योंकि ये वाला ही था क्या, 1 दर्जन पेन का मूल्य रुपये 180 है तो 8 पेंसिलों का मूल्य इतना रुपये है, तो एक पेन के मूल्य का एक पेंसिल के मूल्य में अनुपात बताना है। एक मिनट चल नहीं रहा है। यहाँ पे देखिए आपको दिया है कि एक दर्जन पेनों का मूल्य 180 रुपये है और 8 पेंसिलों का मूल्य 56 रुपये है। तो एक पेन के मूल्य का एक पेंसिल के मूल्य से अनुपात आपको यहाँ पे अनुपात आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमको एक दर्जन यानी कि 12 पेंसिलों का मूल्य दिया है 180 रुपये। तो एक पेन का मूल्य कितना होगा, एक पेन का मूल्य होगा, आपको एक नियम से आता ही है कि 12 पेंसिलों का मूल्य 180 है तो एक पेंसिल का मूल्य 180/12। काटिएगा इसको, 12 से ही काट देते हैं कि 12 एकम 12 और 18 में से 12 गया 6, 60 हो गया, 12 पंचे 60, तो ये आ जाएगा हमारा 15 रुपये। 15 रुपये आ गया। अगला देखिए कि 8 पेंसिलों का मूल्य 56 रुपये है। तो 8 पेंसिलों का मूल्य 56 है तो एक पेंसिल का कितना होगा, 8 का भागा 56 में दे देंगे तो 8 सत्ते 56, यह आ गया आपका 7। अब देखिए वो बोल रहा है कि पेन के मूल्य का एक पेंसिल के मूल्य से, पेन का मूल्य कितना है 15 और पेंसिल का मूल्य कितना है 7, तो इसका अनुपात जो आ जाएगा 15:7। 15:7 तो बिल्कुल ठीक है, 15:7 आ गया। का वर्गमूल आपको निकालना है। 4096 का वर्गमूल निकालने के लिए आपको आता है, आप अभाज्य विधि से भी निकाल सकते हैं, गुणनखंड की विधि से, और ऐसे भी जोड़े करके निकाल सकते हैं। तो पहले हमें 40 में देंगे तो 40 में 6 छक्के 36, 6 छक्के 36 आ जाएगा और घटाइए आप, 36 में से 4 हो गया और 6 6 हमारा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और यहाँ पे हम उतर जाएंगे 96, 12 12 चक्को 48, 480 आएगा। तो हम देख लेते हैं 4 बार करके देख लेते हैं जैसे आपका उत्तर आया। और यहाँ पे 4 4 चक्को 16 हासिल 1 और 4 दूनी 8 और 1 9 और 4 एकम 4, तो 64 बिल्कुल सही है कि इसका उत्तर होगा 64। चलिए अब इसमें लॉसो है 114 और 95 का लघुत्तम समापवर्त निकालिए। ठीक है बच्चों, इनका लॉसो आपको निकालना है। लॉसो निकालना आपको आता होगा, देख लेते हैं यहाँ पे अगर निकलता है तो। यह है हमारा 100, एक मिनट रुकिए, 114 और 95, ठीक है। तो हम देंगे 2 का भाग देंगे, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14, ठीक है। और 95 में नहीं जाता है तो 95 आ गया, 2 का नहीं जाएगा, 9 और 5 14 और 7 और 5 12, 3 का जाएगा इसमें। 3 का भागा अगर इसमें देंगे हम, 3 एकम 3 बचा 2, 3 9 27, 19 3 57, बिल्कुल ठीक। और 95 में नहीं जाएगा। अब देखिए 19 अभाज्य है तो 5 का जाएगा, 19 तो हमारा ऐसे ही रहेगा। और 5 में कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 और 5 9 19 पंजे 95, अब जाएगा 19 का, 19 ये 1 1, ठीक है। अब देख रहे हैं
दो तियां 6, 6 पंजे 30 और 30 को आपने 19 से गुणा कर देना है। 19 तियां 57 और 1 जीरो इसका आ जाएगा 30 का, तो 570 है, 570 इसका है।